पिछले 2-3 दिनों से केंद्रीय मंत्री जो बिहार से ही हैं, गिरिराज सिंह का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। जब वो मीडिया को बयान दे रहे थे और उस मीडिया को बयान देते देते जो प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल योजना है, उसमें अलग अलग जगहों पे पार्क बनना है। देश के अंदर 7 पार्क फाइनल हुए हैं बनना अलग अलग राज्यों में, उसमें से बिहार का एक भी नहीं है। और मीडिया ने जब ये सवाल पूछा तो वो भड़क गए और कहने लगे कि सब फालतू में निगेटिव सवाल क्यों पूछते हो। के मंत्रालय का सवाल है कि आप लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मित्र पार्क को लेकर के जो आपने फैसला लिया, 7 राज्यों को आपने चुना, अब बिहार से आते हैं, बिहार को सर एक भी पार्क नहीं मिला, बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं उठाने का है जी। हम जिसने वो क्राइटेरिया पूरा किया उसको दिया, आगे फिर दूसरा बना। चलिए यार ऐसा निगेटिव पर्सन क्यों करते हैं? यार ऐसा निगेटिव पर्सन क्यों करते हैं? अब ये वायरल हो रखा है और कोई भी इस सवाल के तह में नहीं जा रहा है कि आखिर इस सवाल के पीछे की सच्चाई क्या है। और न्यूज़ हंटर उसी पीछे की सच्चाई को आपके सामने लेकर के आया है। आपने जो थंबनेल देखा वो बिल्कुल करेक्ट है। उस थंबनेल में साफ साफ हमने कहा है कि ये जायसवाल जी और गिरिराज सिंह जी के बीच की लड़ाई है। शॉर्ट में पहले हम आपको बता देते हैं कि कैसे ये दोनों के बीच की लड़ाई है, उसके बाद फिर हम पूरा डिटेल में इस पूरे प्रोजेक्ट की आपको कहानी बताएंगे। बिहार का कैसे एक एरिया, एक क्षेत्र इसमें पहले रिकमेंड किया गया है पार्लियामेंट के अंदर 2-2 बार और उसको क्यों नहीं शामिल किया गया, उसकी पूरी कहानी बताएंगे। पहले ही समझिए कि झगड़े क्यों है संजय जायसवाल जी और गिरिराज सिंह के बीच में। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी केंद्र सरकार की तरफ से जब योजना बनती है, किसी भी तरह की योजना बनती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उस योजना के बनने के बाद उस योजना के क्रियान्वयन करने के लिए उसको आगे पीछे कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, किस कंडीशन में होना चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई कंप्लेन आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करना है, ये सारा प्रोसेस करने के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाती है, जिसको आप कमिटी ऑन स्टिमेट्स भी बोलते हैं। यानी कि वो एस्टिमेट करती है कि प्रोजेक्ट का क्या एस्टिमेट होगा, कैसे नहीं होगा, क्या उसमें प्रो एंड कॉन्स ये सब हो सकते हैं। तो इसके लिए भी कमेटी बनी। अब उस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो संजय जायसवाल जी हैं और उसके साथ साथ उस कमेटी के अंदर मेंबर्स भी होते हैं, लगभग 10-12 मेंबर होते हैं, कहीं 20 मेंबर भी हो सकते हैं। तो उसमें से 2 और मेंबर जो हैं वो भी बिहार के ही हैं, राजीव प्रताप रूडी और मनोज तिवारी। उनको आप यूपी का मान लीजिए, दिल्ली का मान लीजिए, जो भी मानिए, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के साथ उनका एक बहुत गहरा संबंध है। और तीनों के तीनों बीजेपी से है, ये भी क्लियर है। जदयू का उसमें कोई नहीं है। अब इस कमेटी ने अभी तक 2 बार पार्लियामेंट के अंदर अपना रिपोर्ट सौंपा है। 3 बार मीटिंग किया है, मीटिंग तो 9 बार किया है और 2 बार रिपोर्ट सौंप दिया है। एक रिपोर्ट सौंपा है 6 फरवरी 2024 को और एक रिपोर्ट 18 दिसंबर 2024 को। 18 दिसंबर 2024 को फाइनली ये हुआ कि ये 7 राज्य हैं, 7 पार्क बनाए जाएंगे जिसमें बिहार शामिल नहीं है। 6 फरवरी को जो किया गया था उसमें 10 स्टेट का प्रपोजल आया था, उसको स्टिमेट किया गया, उसको ऊपर विचार किया गया और फाइनल रिपोर्ट आया और 7 पार्क को फाइनल किया। 7 स्टेट, बहुत सारे राज्य जो है वो नहीं दे पाए। क्राइटेरिया जो कह रहे थे ना, गिरिराज सिंह क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे राज्य क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए। लेकिन बिहार कौन सा क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाया? क्योंकि अगर आप क्राइटेरिया वाला पूरा कॉलम पढ़िएगा तो उसमें कोई भी ऐसा क्राइटेरिया दिख ही नहीं रहा है जो कि बिहार पूरा नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट एक क्राइटेरिया ऐसा जो कि थोड़ा सा टफ है। वो ये है कि आपको इस पार्क को इस्टेब्लिश कराने के लिए 1000 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। अगर कोई भी राज्य 1000 एकड़ ज़मीन एक जगह पे दे देती है तो ये पार्क वहाँ पे बन सकता है। बाकी सब छोटे मोटे क्राइटेरिया है। आपको फॉरेस्ट से क्लियरेंस चाहिए, यहाँ से क्लियरेंस चाहिए, इन्वायरमेंट से क्लियरेंस चाहिए, पानी चाहिए, वहाँ पे बिजली का सप्लाई चाहिए, ये सब चीज़ बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। और बहुत अब आज के डेट में कहाँ पे बिहार में कहाँ पे बिजली का सप्लाई नहीं है, कहाँ पे पानी का सप्लाई नहीं है। तो ये सब बहुत कॉमन सी चीज़ है। जो टफेस्ट है वो यही है, 1000 एक जगह पे आपको एकड़ ज़मीन चाहिए। और बिहार में कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप ज़मीन कैसे उपलब्ध कराएंगे इतनी बड़ी मात्रा में। तो यहीं पे झगड़ा होता है। झगड़ा कैसे होता है? अगर आपको याद होगा तो बिहार के अंदर निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का सेंटर पटना में खुला हुआ है 2008-9 के आसपास से ही। उस सेंटर का अच्छा खासा रैंक था, उसके ऊपर भी अलग से हम आपको एक वीडियो बना के देखेंगे। बहुत अच्छा प्रीमियर इंस्टीट्यूट इंडिया का माना है, टॉप 10 में आता है पटना वाला, आपको नहीं पता होगा। तो टेक्सटाइल मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने उसका एक सेंटर खोला ले जाके बेगूसराय में। अब बेगूसराय में किस आधार पे खोला? ना तो वो बहुत बड़ा शहर है, ना तो एजुकेशन सेंटर है, तो वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का क्यों खोला, फैशन टेक्नोलॉजी का, ये
गिरिराज सिंह बता सकते हैं। और संभवतः ये उनके पीछे मकसद होगा कि वो अपने मिनिस्ट्री से कुछ वहाँ देना चाहते हो। एक उन्होंने फैशन टेक्नोलॉजी का दे दिया जहाँ पे कपड़े की रंगाई पुताई डिजाइनिंग का काम होगा। हो सकता है कि वो टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ वहाँ पे हो सकता है। ये मित्र पार्क, पीएम मित्र पार्क जो है, टेक्सटाइल मित्र पार्क जो है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हो। वो बेगूसराय में हो सकता है, क्योंकि हालांकि बेगूसराय में ना सिल्क का उत्पादन होता है, ना कॉटन का उत्पादन होता है, ना कपड़े का उत्पादन है, उसके बावजूद वहाँ पे वो कर रहे थे। वो इसलिए हो सकता है कि ये जो टेक्सटाइल पार्क है इसके इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ कपड़े का धागा नहीं बनना जरूरी है या फिर कपड़ा नहीं बनना जरूरी है, बल्कि वहाँ पे धागा बनने से लेकर के और मार्केटिंग तक का क्राइटेरिया। और उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर आप 1000 एकड़ है तो उसमें से 100 एकड़ आपको मार्केटिंग के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए छोड़ना होगा, उसका वेयर हाउस है, ये सब चीज़ बनाने के लिए। तो बाकी सारा काम तो बेगूसराय में हो सकता है। और हिंदुस्तान के अंदर बिहार जो है वो अपना नामी है अपने जो कपड़ों के ऊपर पेंटिंग्स, कपड़ों के ऊपर जो आर्ट क्राफ्ट होता है। अभी आपने सुना होगा जैसे निर्मला देवी को जो पद्मश्री मिला है वो उसी के लिए उनको अवार्ड मिला है कि एक खास तरह की, बहुत तरह, बिहार के अंदर बहुत तरह की कपड़ों के आर्ट बहुत सारे बने हुए हैं। जैसे कि आपका जो मिथिला पेंटिंग है वो भी मंजूषा पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग है, या और भी बहुत तरह के हैं, ये बहुत सारा है। तो इसके आधार पर हो सकता है उनका मन हो कि बेगूसराय में कुछ किया जाए, बेगूसराय में इसका सेंटर खोला जाए। लेकिन संजय जायसवाल जी चेयरमैन थे कमेटी के, वो कहाँ लेके गए? उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, 2 पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इसका रिपोर्ट सबमिट किया है और दोनों रिपोर्ट में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को लताड़ लगाया है। और साथ साथ में पूर्वी चंपारण जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जहाँ उनका घर है, उसी क्षेत्र से 2 फैक्ट्रियों का नाम प्रपोज किया है जो कि फैक्ट्री बंद हुए पड़े थे। और वो चाहते थे कि इन दोनों में से कोई भी एक फैक्ट्री को कम से कम पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाए। हर कोई अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है, जिस क्षेत्र से जो सांसद होता है, जिस क्षेत्र से जो विधायक होता है वो अपने एरिया के बारे में सोचता है। संजय जायसवाल जी अपने एरिया के बारे में सोच रहे थे, गिरिराज सिंह भी अपने एरिया के बारे में सोच रहे थे। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में नुकसान किसका हो गया? बिहार का। बिहार का नुकसान कैसे हुआ कि न तो बेगूसराय में ये पार्क खुला और न ही पूर्वी चंपारण में ये पार्क खुला। पूर्वी चंपारण का जो पार्क खुलना एकदम ऑलमोस्ट समझिए कि फाइनल था, क्योंकि वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था। फुलफिल ऐसे कर रहा था कि पूर्वी चंपारण के अंदर 2 जगह हैं, 2 फैक्ट्री वहाँ पे पुरानी जो कि बंद पड़ी हुई थी बहुत पहले से। एक चनपटिया में है और एक 12 चकिया में है। चनपटिया का जो फैक्ट्री है वो लगभग 200 एकड़ ज़मीन, पौने 200 एकड़, 174 एकड़, 76 एकड़ के आसपास वहाँ पे ज़मीन है। 174.24 एकड़ ज़मीन है वहाँ पे। लेकिन जो 12 चकिया का जो फैक्ट्री है, कॉटन फैक्ट्री हुआ करता था बहुत पहले, कानपुर की एक कंपनी थी, कानपुर की कंपनी ने वहाँ के खोला था, फिर बंद पड़ा हुआ था और बंद ही पड़ा हुआ था तब से। तो बरचकिया वाला 1008.20 एकड़ में, यानी कि क्राइटेरिया है 1000 एकड़ और ज़मीन है यहाँ पे 1008 एकड़, यानी कि क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। बाकी जो क्राइटेरिया होता है 10% ज़मीन जो है वेंचर्स को देना है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देना है, क्लियरेंस चाहिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, पानी के लिए क्लियरेंस चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ ये तो वहाँ पे अवेलेबल हो ही जाएगा इजीली, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही फैक्ट्री चल रहा था। तो उसको अलग से क्लियरेंस लेने की, ये सब फॉरेस्ट एनवायरनमेंट ये सब के लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ पहले से ही मिल चुका है। तो बहुत ईजी था यहाँ पे। लेकिन इसको ऊपर क्लियरेंस नहीं मिला, और वो क्लियरेंस नहीं मिला मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। क्या किया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इसकी कहानी बहुत लंबी है, तो इसको हम आपको पूरा कहानी ही बता देते हैं, इस पूरे फैक्ट्री की कहानी। हालांकि उसके पहले ये भी समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं था कि या तो बेगूसराय में हो या फिर चंपारण में हो। भागलपुर इतना बड़ा सेंटर है बिहार का, बिहार के अंदर वहाँ का बहुत फेमस चीज़ें हैं, चाहे वहाँ का जो आपका उसके ऊपर कॉटन के ऊपर काम होता है, वहाँ की जो फेमस चादरें हैं, वहाँ की जो पेंटिंग जो होती है कपड़ों के ऊपर, वहाँ पे जो सिल्क है वहाँ का बहुत फेमस है। नेपुरा का सिल्क भागलपुर के पास ही पड़ता है, नालंदा जिले में पड़ता है। वहाँ का सिल्क तो यूएनडीपी ने उसको प्रिजर्व करने के लिए वो किया है, वो एंडेंजर्ड में माना जा रहा है, जो हाथ से बिल्कुल सारा कुछ किया जाता है, जिसको तसर सिल्क भी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं बिहार के अंदर कॉटन से रिलेटेड। वो कॉटन प्रोडक्शन ना हो लेकिन कॉटन से रिलेटेड है। और टेक्सटाइल में तो फिर जूट भी आ जाता है। वैसे भी बिहार पूरे हिंदुस्तान का 6ठा सबसे बड़ा सिल्क प्रोडक्शन का जगह है और दूसरा सबसे बड़ा जूट प्रोडक्शन सेंटर है बिहार आज भी। हालांकि
आज भी है, लेकिन इसके पहले और भी ज़्यादा यहाँ पे होता था। उदाहरण के लिए अगर आपको कह दूँ तो 2015-16 में बिहार के अंदर 93.91 हेक्टेयर ज़मीन पे जूट का उत्पादन होता था, जो कि 2020-21 में घट करके हो गया 42.48 हेक्टेयर के ऊपर। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया कटिहार में। कटिहार में एक जूट की फैक्ट्री हुआ करती थी, 2011 में उस जूट की फैक्ट्री को दोबारा रिवाइव किया गया, लेकिन 15-16 आते आते उस जूट की फैक्ट्री को कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब जूट की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, जो जूट जहाँ पे खपत होता है वो बंद हो जाएगी, तो जूट का उत्पादन भी कम होगा और उसका साफ साफ आपको असर दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद आज भी बिहार सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन का सेंटर है, सेकेंड नंबर पे। पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल है, सेकेंड नंबर पे बिहार है। तो रॉ मटेरियल में भी कम से कम जूट और सिल्क में हम कम्पिटिट करते हैं बिहार, लेकिन उसके बावजूद नहीं मिला। चलिए वो सब कुछ नहीं मिला, उसके लिए एक नया प्रोसेस होता, बहुत कुछ होता ना। तो इसमें संजय जायसवाल जी को कुछ फ़ायदा होने वाला था भागलपुर में देने से, और ना ही फ़ायदा होने वाला था गिरिराज सिंह को। दोनों इसमें आपस में लड़े। आपने भागलपुर नहीं दिया, नेपुरा को कुछ नहीं दिया, बिहार के किसी कोने को कुछ नहीं दिया आपने। बेगूसराय भी गया हाथ से और पूर्वी चंपारण भी गया हाथ से। बेगूसराय तो नहीं गया क्योंकि वहाँ पे रिकमेंड किया ही नहीं कमेटी ने, और वहाँ पे कुछ है भी नहीं करने के लिए। वहाँ पे ना उनकी आर्ट है ना कुछ है। कहानी समझते हैं इस चनपटिया और 12 चकिया की। चनपटिया को छोड़ देते हैं क्योंकि चनपटिया का जो फैक्ट्री है वो 174.24 एकड़ का है, यानी कि क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। उसके लिए और भी आपको ज़मीन बाकी 8-8.5 एकड़ और एक्वायर करने का क्राइटेरिया वहाँ पे लगा रहता है। चनपटिया जो 12 चकिया उसका कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता था। तो इसकी पूरी कहानी को समझिए। कहानी ऐसे होती है कि जैसा मैंने आपको कहा कि जो 2 मीटिंग हुई सरकार की कमेटी की, जो एस्टिमेट कमेटी है, उन दोनों कमेटी ने इसको रिकमेंड किया 6 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को। और इसके बीच में 9 बार इनकी मीटिंग हुई और 9 के 9 मीटिंग में इसकी चर्चा हुई। कम से कम 2 मीटिंग में तो चर्चा जरूर हुई थी। एक 26 अक्टूबर 2023 को हुआ, एक 1 फरवरी 2024 को हुआ, एक 16 दिसंबर 2024 को हुआ। ऐसे करके 9 मीटिंग हुई, सब में इसकी चर्चा हुई है। और इन चर्चाओं में बार बार ये कहा गया है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से, यानी कि गिरिराज सिंह से कहा गया, गिरिराज सिंह की मिनिस्ट्री से कहा गया है कि आप इसकी पूरी रिपोर्ट दीजिए, जो फैक्ट्री है उसकी ज़मीन को जल्दी से जल्दी अपने अंडर में लीजिए, हैंड ओवर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है पीएम मित्र जो टेक्सटाइल पार्क है वहाँ पे बनने की पूरा पोटेंशियल है। अब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर बहुत स्लो काम किया। स्लो काम करने का मतलब है कि आप इनकार तो कर नहीं सकते हैं, तो आप प्रोसेस को इतना डिले कर दीजिए कि वो काम हो ही नहीं पाए, और वही हुआ। यहाँ पे कैसे हुआ देखिए, पूरा का पूरा मामला कैसे चला। इस फैक्ट्री की पूरी कहानी समझिएगा तो साल 2000 तक ये फैक्ट्री बंद हुआ पड़ा था। साल 2000 में डेट भी अगर आपको मैं बता दूं तो डेट भी अगर मैं आपको बता दूं तो 1 सितंबर 2000 को एडवर्टाइजमेंट निकलता है इस फैक्ट्री के ऑक्शनिंग के लिए। और ये फैक्ट्री जो है वो कानपुर की एक कंपनी की है। तो इलाहाबाद से क्योंकि वहाँ का है, यूपी का है, इलाहाबाद से ऑक्शनिंग के लिए इसमें एक ऑक्शन के लिए निकलता है एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद फिर 2002 में इसकी ऑक्शनिंग हो जाती है और वीके गुप्ता जी इसको खरीद लेते हैं। खरीदते भी कितने हैं, मज़ेदार की बात है। 2 फैक्ट्रियों में से जो एक बड़ी फैक्ट्री है, यानी कि जो बरचकिया की जो फैक्ट्री है, उसको वो 5 करोड़ में खरीदते हैं, जो 1008 एकड़ ज़मीन में फैली हुई थी। और जो 174 एकड़ वाली जो चनपटिया वाली है, उसको खरीदते हैं 2 करोड़ 10,000 रुपये में, 2 करोड़ 1 लाख रुपये में, मात्र इतने में फैक्ट्री खरीद लेते हैं वो पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री। उसके बाद फिर 12/7/2007 को इसी फैक्ट्री का फिर से ऑक्शनिंग री ऑक्शनिंग के लिए निकलता है कोर्ट से। क्यों? क्योंकि सरकार का क्राइटेरिया है कि अगर आप कोई पुरानी बंद पड़ी हुई किसी भी फैक्ट्री को खरीदते हैं सरकार से कानून के तहत, तो आपको 5 साल के भीतर वो फैक्ट्री फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं आप रीस्टार्ट करते हैं तो फिर से वो वापस सरकार के पास चला जाएगा, फिर से उसकी री ऑक्शनिंग होगी। तो 12 फरवरी 2007 को री ऑक्शनिंग का फिर से एडवर्टाइजमेंट निकलता है। और क्यों निकलता है? क्योंकि ये पैसा भी पूरा पे नहीं करते हैं। ऑक्शनिंग तो हो जाता है वीके गुप्ता जी, लेकिन ये 2 करोड़ रुपये देते हैं, 3 करोड़ रुपये नहीं देते हैं। बरचकिया वाले का, चनपटिया का ये पूरा पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी स्टार्ट नहीं करते हैं प्रोसेस काम का, फैक्ट्री को रिवाइव करने का।
उसके बाद फिर ये भागते भागते जाते हैं सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टे लगाता है, बोलता है ठीक है इनको और समय दे दिया जाए। फिर वो पेमेंट भी कर देते हैं, 5 करोड़ रुपया का पूरा पेमेंट कर देते हैं ये 16/11/2008 को। और फिर 15 फरवरी 2010 को इनको कंपनी पूरी तरह से बेच देती है कि ठीक है ये अब फैक्ट्री आपका हो गया, अब आप इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम शुरू कीजिए। डीएम जो है पूर्वी चंपारण के, मोतिहारी के, वो रिफ्यूज कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तो नहीं दूंगा ये सारा का सारा, ये 1000 एकड़ ज़मीन है, ये कोई यूपी का ज़मीन थोड़ी है उस कंपनी का। हमने उनको फ्री में ज़मीन दिया फैक्ट्री लगाने के लिए, आपको हम ज़मीन उतना नहीं देंगे। 1000 एकड़ ज़मीन 5 एकड़ में 5 करोड़ रुपए में कहाँ से हो जाएगा ये, और ये सोचने वाली भी बात है। तो उनको ज़मीन देने से डीएम ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं देने वाले हैं आपको ज़मीन, क्योंकि यहाँ पे दाम में गड़बड़ी है, झोल है। फिर कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाया जाता है, और फिर फाइनल ये होता है कि जो फैक्ट्री वाला क्षेत्र है, यानी कि जो 16.6 एकड़ ज़मीन है, वो इनको दिया गया, इसमें फाइनली दे दिया गया। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, आज तक फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है। और यही कहानी आपकी चनपटिया वाली फैक्ट्री की भी है, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, पेमेंट वहाँ पे भी हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब जब ये पार्क बनना स्टार्ट हुआ, पार्क का हुआ कि ऐसा कोई पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनेगा, तो कान खड़े हो गए जायसवाल जी ने सोचा कि अच्छा मौका है, इतना बढ़िया जगह है, इतनी बड़ी पुरानी फैक्ट्री है, बहुत आसानी से लग भी जाएगा, इसको रिवाइव करवा देते हैं इस स्कीम के तहत। चेयरमैन वो कमेटी के थे ही, एस्टीमेट कमेटी के, उन्होंने इसका प्रपोजल डाल दिया। लेकिन गिरिराज सिंह क्यों पीछे रहे, उनको लगा कि मैं मिनिस्टर और उसके क्षेत्र में कैसे चला जाएगा फैक्ट्री तो रहना चाहिए हमारे, पार्क तो हमारे एरिया में रहना चाहिए, हमारे क्षेत्र के आसपास होना चाहिए। उन्होंने उसको डिले कर दिया, क्योंकि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनरशिप अभी भी उस वीके गुप्ता जी के पास ही है, तो वीके गुप्ता जी से पहले आपको ऑनरशिप लेना है। और इस बीच में डीएम ने भी 2 बार रिपोर्ट दिया। जब मिनिस्ट्री ने पूछा, उसका स्टेटस मांगा, तो डीएम ने रिपोर्ट दे दिया कि जब कुछ नहीं हो रहा है, हो भी क्या 2000 में वो ऑक्शनिंग हुआ, उससे पहले फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ था और 20-25 साल हो गए, तो वहाँ की ज़मीनों को स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है बहुत सारा। तो डीएम ने कह दिया भाई सारा ज़मीन कब्जा कर लिया, तो उसके लिए अलग से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, वो फिर से ज़मीन सारा सरकार के कब्जे में लाने के लिए। सारा कब्जा में लेने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी होगी, कोर्ट फिर उसका री ऑक्शनिंग कराएगा, उसके पहले उसके मालिक को बुला के कहेगा कि आपने कि नहीं काम कराया तो पहले जो है आप हैंड ओवर कीजिए सारा ज़मीन। उसके बाद फिर वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को हैंड ओवर किया जाएगा ज़मीन। ये थोड़ा कोर्ट कचहरी और लफड़ा वाला काम था। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इसको इतना डिले कर दिया, इतना स्लोली चलाया। हालांकि ये जो प्रोग्राम है ये टेक्सटाइल वाला, ये 2021-22 से ही शुरू हो रखा है, लेकिन आज तक उसमें 1 पैसे का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट सिर्फ इतना हुआ है कि जो मिनिस्ट्री है, जो गिरिराज सिंह की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक लेटर लिख करके बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी, यानी कि जो प्रमुख सेक्रेटरी है, प्रमुख सचिव है, मुख्य सचिव जो है, उनको कह दिया कि भाई वो ज़मीन जो है वो आप खाली करा दीजिए, वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो गया है। बिहार सरकार का गलती है कि इंक्रोचमेंट अभी तक नहीं हटाए हैं। इंक्रोचमेंट हटेगा तो फिर वहाँ पे, हालांकि बिना इंक्रोचमेंट हटे हुए भी अभी भी मामला लंबित है, अभी ही सुनवाई होना है, फरवरी में सुनवाई उसके ऊपर होना है, लेकिन तब तक तो मामला खत्म हो चुका है, पार्क नहीं हुआ। और इसलिए गिरिराज सिंह कह रहे हैं अच्छा फिर से आएगा, फिर से करेंगे, नया आएगा, नया कुछ करेंगे, नया पार्क वहाँ बनेगा। लेकिन इनके आपसी झगड़ों ने बिहार के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान दिया है। जो एक फैक्ट्री जो वहाँ पे लग सकता था, एक पार्क लग सकता था, वो अब नहीं लग सकता है। अगर दोबारा से फिर से कुछ सर्च कमेटी बनती है और उसमें फिर से आपस में संजय जायसवाल जी और ये लोग आपस में नहीं झगड़ते हैं, या ऐसा कुछ होता है कि आपसी क्लेश ना हो इनके बीच में, तभी कुछ हो सकता है। ये थी कहानी इस फैक्ट्री की, जो कि बिहार में नहीं लग पाई, और ये थी कहानी उस कहानी की, उस वायरल वीडियो की जो पूरे बिहार में वायरल हो रहा है, लेकिन किसी को इसके पीछे की कहानी नहीं पता है। हालांकि इस बीच में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ और कैसे पोटेंशियल ज़्यादा था, चनपटिया वाला, कनपटिया वाला या फिर बरचकिया वाला, दोनों आसपास में ही है, कि वहाँ पे बिहार केंद्र सरकार का एक और योजना आया था, जैसे कि नव प्रवर्तन स्टार्टअप जोन वहाँ पे चनपटिया में ऑलरेडी बनाया जा चुका है, तो वहाँ पे पोटेंशियल था, फिर भी नहीं किया गया। बिहार का दुर्भाग्य है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, आप बने रहिए बिहार के साथ। नमस्कार।